जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव्स यानी तरंगों के बारे में। मेन टॉपिक पे जाने से पहले अपनी रोज़ाना की दिनचर्या से वेव्स यानी तरंगों की कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि लाइट, रोशनी, जो कि पृथ्वी पे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर रोशनी ना हो तो पृथ्वी पे जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। तो ये रोशनी यानी लाइट, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि सन से हमें पृथ्वी पर मिलती हैं। फिर अगले उदाहरण की बात करें अगर, तो जब किसी की चोट लग जाती है तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करा लीजिए ताकि कोई अंदरूनी चोट हो हड्डी वगैरह पे तो उसका पता चल सके। तो ये एक्सरे क्या है? ये भी एक तरह की वेव्स होती हैं। ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी मदद से हमें अंदरूनी चोट के बारे में, हड्डी पे लगी हुई चोट के बारे में पता चलता है। फिर अपने अगले उदाहरण की अगर बात करें तो हम सभी ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे होती है तो वो इंफ्रारेड रेस एमिट करती है। ये इंफ्रारेड रेस हम इंसान तो नहीं डिटेक्ट कर सकते, नहीं भाप सकते, लेकिन कुछ जानवर हैं जो इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से वो अंधेरे में भी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि सांप सांप जो है वो इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट कर लेता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इंसान ने भी स्पेशली डिज़ाइन ग्लासेस बना लिए हैं और इंफ्रारेड कैमरास बना लिए हैं जिसकी मदद से इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट किया जाता है और अंधेरों में भी चीज़ों को देखा जाता है। अपने अगले उदाहरण की अगर बात करें तो हम सभी अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं खाना गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए। तो ये माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स एक तरह की वेव्स होती हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम सभी कभी ना कभी बीच पे गए हैं, यानी कि समुद्री तट पे गए हैं। तो वहाँ पे जब हम समुद्री तट पे खड़े होते हैं और हम समुद्र की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से समुद्र में लहरें आती दिखाई देती हैं और उन लहरों को देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें एक सुकून शांति से मिलती है। तो ये जो लहरें हैं समुद्र में जो हमें दिखती हैं, ये क्या है? ये एक तरह की वेव्स हैं जिन्हें हम वाटर वेव्स कहते हैं। इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे टॉपिक मेंशन है वेव। पॉइंट बाय पॉइंट हम चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वेव की सिंपल से डेफिनेशन मेंशन है। लिखा है ए वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स और प्रोपगेट्स फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज क्रिएटेड। यानी सिंपली वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है, ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि जहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ नहीं रुका रहता, बल्कि वहाँ से ट्रैवल करता है या फिर प्रोपगेट करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। चलिए इसको समझते हैं, इस पॉइंट को एक सिंपल से एग्जांपल से। जानते हैं हम कि जब कोई बोलता है, एक पर्सन बोलता है और दूसरा पर्सन सुनता है, तो कैसे सुनाई देता है उसको समझते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए साउंड वेव्स इन्वॉल्व होती हैं सुनने में, तो इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे ये माउथ है किसी पर्सन का जो बोल रहा है, और फिर कुछ दूरी पे दूसरा पर्सन है जिसका यहाँ पे ईयर बना है जो कि सुन रहा है। ये ईयर है। हम जानते हैं सराउंडिंग एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा संख्या होती है कि उन पार्टिकल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो माउथ के करीब भी, जो पर्सन बोल रहा है उसके माउथ के करीब भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और जो पर्सन सुन रहा है उसके ईयर के करीब भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो होगा क्या, जब पर्सन बोल रहा है तो वो पार्टिकल जो कि उसके सबसे करीब हैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। उसमें क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी ट्रांसफर होगी जिसकी वजह से पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर उसके अंदर एनर्जी है तो वो थोड़ी अनस्टेबल होगी। तो इसी वजह से ये जो पार्टिकल है, जब ये वाला जो पार्टिकल है जो माउथ के सबसे करीब है,
जब इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा। ये पार्टिकल कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इधर आएगा, फिर उसके बाद इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। लेकिन जब ये वाइब्रेट करेगा इस तरह से, तो इसकी जो मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल की जो एक्चुअल पोजीशन है वो यही रहेगी। एक्चुअल पोजीशन पार्टिकल की चेंज नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं जब ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ पे ये पार्टिकल, ये जो नेक्स्ट पार्टिकल है इसको यहाँ पे ये पुश करेगा, इस पार्टिकल को, जो इसका करीबी नेक्स्ट पार्टिकल है इसको पुश करेगा। तो जब ये इसको पुश करेगा सॉरी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी इस करीबी पार्टिकल में भी, इस करीबी पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करने लगेगा अपनी जगह पे। उसी तरह से इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा। इस तरह से ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो सेकेंड पार्टिकल ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा और वाइब्रेशन के दौरान ये इस पार्टिकल को पुश करेगा। जब इस पार्टिकल को पुश करेगा तो ये जो थर्ड पार्टिकल है इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये भी एनर्जी गेन करेगा और ये भी अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा। ये पार्टिकल भी अपनी जगह पे इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा और ये फिर इस नेक्स्ट पार्टिकल के जो इसके करीबी होगा उसको पुश करेगा। तो जब पुश करेगा तो ये नेक्स्ट पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो भी उसी तरह से वाइब्रेट करने लगेगा अपनी ही जगह पे। देखिए, जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इनकी जो मीन पोजीशन है, इन पार्टिकल की जो मीन पोजीशन है यानी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो नहीं चेंज होगी। पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहेंगे, बस वो वाइब्रेट करेंगे और अपनी जगह पे वो मेंटेन रहेंगे। तो वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में और ये इसी तरह कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू करते करते ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी जो दूसरे उस पार्टिकल में जो कि दूसरे पर्सन के ईयर के करीब है, जो दूसरे पर्सन के ईयर के करीब है, उस पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ये पार्टिकल भी तब वाइब्रेट करेगा। और जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो ये जो पार्टिकल है ये इस पर्सन के ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा, इस पर्सन के ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा वाइब्रेट करते हुए। और जब ये इस पर्सन के ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा तब ये वाला पर्सन जो है जिसका कान बना हुआ है, ईयर बना है, वो सुन सकेगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरह से साउंड वेव की वजह से हमें सुनाई देता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अभी हमने देखा किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, जबकि पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से, उनके वाइब्रेशन की वजह से बस खाली एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वेव जो है वो ट्रांसफर कर रही है एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है वाइब्रेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो हमने देखा था कि पार्टिकल की मीन पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि उनका जो मूवमेंट है वो एक्चुअल उनका मूवमेंट नहीं माना जाएगा, वो खाली अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, जबकि वाइब्रेट करते हुए वो ट्रांसफर कर रहे थे वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन मेंटेन रहेगी, लेकिन बस एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे वाइब्रेशन के थ्रू। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मेंशन है टाइप्स ऑफ वेव। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लासिफिकेशन है एक वेव्स का, और भी क्लासिफिकेशन हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन मेंशन है सिंपली वेव को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पल्स वेव और पीरियोडिक वेव। वन बाय वन हम दोनों को समझेंगे, पल्स वेव क्या है, पीरियोडिक वेव क्या है। पल्स वेव में लिखा है इट इज अ सडन डिस्टर्बेंस इन विच ओनली वन वेव और ए फ्यू वेव्स जनरेटेड। यानी पल्स वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसमें खाली एक वेव या फिर कुछ गिनती की, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, मतलब गिनी चुनी वेव जनरेट होती हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल में जाएं तो इसका एग्जाम्पल होता है वेव जनरेटेड बाय ड्रॉपिंग ए पेबल इनटू द वाटर। एक एक्टिविटी है जिसे हम सभी ने लगभग अपने बचपन में किया है कि हम किसी वाटर बॉडी के किनारे खड़े हो जाते थे, जैसे तालाब हुआ या फिर कहीं भी कोई भी वाटर बॉडी हमें दिखती थी तो उसके पास में हम खड़े हो जाते थे और हम उसमें
पेबल फेंकते थे। तो जब पेबल फेंकते थे हम देखते थे कि वाटर सरफेस पे कुछ रिपल्स जनरेट होते थे। तो वो रिपल्स जो है वो एक्चुअल में है क्या, वो वेव थी। जो रिपल जनरेट होते थे वही वेव है। और वो रिपल जो है ऐसा नहीं रहता था कि वो काफ़ी ज़्यादा रहते थे, कुछ गिनती के रिपल्स जनरेट होते थे, मतलब कि कुछ गिनती की वेव्स आती थी, जैसे कि 2 3 4 5, और फिर उसके बाद वो रिपल्स ख़त्म हो जाते थे। तो वो एक एग्जाम्पल है पल्स वेव का। फिर अगर दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो वेव जनरेटेड बाय एक्सप्लोजन, किसी भी तरीके का अगर एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे पल्स वेव जनरेट होती हैं। यानी कि जो वेव्स जनरेट होती हैं एक्सप्लोजन में, किसी भी तरह के एक्सप्लोजन में, वो लिमिटेड होती हैं, गिनती की होती हैं, और वो इसीलिए एग्जाम्पल होता है पल्स वेव का, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। यहाँ पे इस फिगर में शो किया गया है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रही हैं। ये वेव जो है, ये एक्सप्लोजन यहाँ पे हो रहा है, याली वेव इससे सबसे दूर में है, यानी सबसे पहले याली वेव जनरेट हुई होगी जो कि ट्रैवल करके कुछ दूर पहुँच गई। फिर उसके बाद ये सेकेंड वेव जनरेट हुई होगी, ये थर्ड वेव, और ये लेटेस्ट अभी जनरेट हुई है, ये फोर्थ वेव। तो एक्सप्लोजन होने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही गिनती की वेव्स हैं जो कि जनरेट हुई हैं। तो 4 वेव्स हैं, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पल्स वेव। तो कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो पल्स वेव जनरेट होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पीरियोडिक वेव्स के बारे में। पीरियोडिक वेव्स के बारे में लिखा है, इन दिस टाइप ऑसिलेशन इज रिपीटेड फॉर सेवरल साइकिल्स। वेव्स के राइज और फॉल होने का जो ऑसिलेशन होता है वो काफ़ी नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करता रहता है। ये एक साइकिल में होता है कि वेव जो है वो जनरेट होती हैं, राइज होती हैं, फॉल होती हैं और एंड हो जाती हैं। ये कंप्लीट साइकिल काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होता रहता है, इसीलिए पीरियोडिक वेव में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स हो जाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो वेव्स इन ओशियन, यानी समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती हैं, वो अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिक वेव्स का। अगर आप कभी समुद्री तट पे खड़े हो जाइए, समुद्री किनारे पे खड़े हो जाइए, और आप समुद्र में देखें तो आपको दिखाई देगा कि समुद्र में कहीं बीच से आपकी तरफ पानी की लहरें आते हुए दिखाई देंगी, और वो लहरें समुद्री तट पे, समुद्री किनारे पर आते आते आपकी तरफ वो ख़त्म हो जाएंगी। आप फिर उसी जगह पे आप देखें समुद्र में तो आपको दिखाई देगा फिर से पानी की लहरें वहीं कहीं समुद्र के बीच से आते हुए आपकी तरफ दिखाई देंगी, और समुद्री किनारे पे आते आते वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जितनी बार आप ऑब्जर्व करेंगे आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये साइकिल जो है वेव्स का, पानी के लहरों का, कि वो जनरेट होती हैं समुद्र में और फिर राइज करती हैं और फिर बीच पे आते आते वो फॉल होके ख़त्म हो जाती हैं। ये कंप्लीट साइकिल ये रिपीट होता रहता है, जब तक आप खड़े होकर ऑब्जर्व करते रहेंगे आपको ऐसा ही दिखता रहेगा। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स हो जाती हैं, और समुद्र की जो लहरें हैं वो अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिक वेव्स का। अब दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है वेव्स पूल। वाटर पार्क में मशीन्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल वेव जनरेट की जाती हैं। वो आर्टिफिशियल वेव जनरेट होती हैं, राइज होती हैं, फॉल होती हैं, एंड हो जाती हैं। जब तक हमारी मशीन ऑन होती है तब तक ये साइकिल कंटिन्यू करती है कि वेव जो है वो जनरेट होती है, राइज होती है, फॉल होती है, एंड होती हैं। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स हो जाती हैं। तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिक वेव्स का। चलिए अब आगे एक दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है वेव्स का, जिसमें वेव्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव के बारे में पहले बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव के बारे में लिखा है, इन दिस द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसवर्स वेव का। आप देख सकते हैं फिगर में एक ट्रांसवर्स वेव को शो किया गया है। यहाँ पे अगर हम ट्रांसवर्स वेव के ट्रैवल करने का पैटर्न देखें तो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल करती हैं। ये उनके ट्रैवल करने का पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम ट्रांसवर्स वेव की ट्रैवल करने की डायरेक्शन देखें तो इस ट्रांसवर्स वेव की ट्रैवल करने की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही हैं। अब उन पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं जिनको ये ट्रांसवर्स वेव क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो ट्रांसवर्स वेव कई ढेर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ये क्रॉस करते हुए जा रही हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे जिनको ट्रांसवर्स वेव क्रॉस करते हुए निकल रही हैं। इन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये सारे पार्टिकल्स इस तरह से अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे।
तो यहाँ पे इन सभी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। तो हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव के ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन है वो ये है और पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन ये है। ये दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ट्रांसवर्स वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसवर्स वेव का। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने बात किया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और भी कुछ तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आगे इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। फिर उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करें हम, अच्छा एग्जाम्पल, तो जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ वेव्स जनरेट होती हैं और ये सारी जो वेव होती हैं अर्थक्वेक में जो जनरेट होती हैं इनको हम कहते हैं सीस्मिक वेव। इनको हम कहते हैं सीस्मिक वेव। इन्हीं सीस्मिक वेव में एक टाइप होता है एस वेव। जो एस वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। अब अगले पॉइंट में मेंशन है ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड और सेमी सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसवर्स वेव खाली सॉलिड और सेमी सॉलिड में ही ट्रेवल कर पाती हैं, वो लिक्विड और गैस में नहीं ट्रेवल कर पाती। इसके बारे में एक और पॉइंट मेंशन है, द बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के ट्रेवल करने के लिए जो पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ट्रांसवर्स वेव के ट्रेवल करने के लिए। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स हैं जिनको ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करते हुए क्रॉस कर रही हैं। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्ड होगा इस तरह से। हम जानते हैं कोई भी मीडियम हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन सभी मीडियम में पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और ये पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब वाइब्रेट करते हुए एक किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम देखते हैं इन पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं इस पोजीशन पे, इस टाइम के इंस्टेंट पे पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है उस पर क्या असर आ रहा है। तो जो बॉन्ड है वो आपको दिख रहा है क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, इस वजह से ये बॉन्ड जो है वो खिंचेगा, एलोंगेट होगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर ये बॉन्ड वीक है तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है एलोंगेशन की वजह से, खिंचने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है इस पार्टिकल का वाइब्रेशन का इफेक्ट इस पार्टिकल पे नहीं पड़ेगा और इसके वाइब्रेशन का इफेक्ट इस पार्टिकल पे नहीं पड़ेगा। अगर इन दोनों के वाइब्रेशन का इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ेगा तो यानी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, और अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो हमारी रुक जाएगी, वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ट्रांसवर्स वेव के ट्रेवल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम जानते हैं कि सॉलिड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है पार्टिकल्स की वो सबसे ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सॉलिड से वीक होती है लिक्विड में बॉन्ड स्ट्रेंथ, और फिर लिक्विड से ज़्यादा वीक होती है पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ गैस के केस में, सबसे ज़्यादा वीक होती है गैस के केस में। तो क्योंकि सॉलिड और सेमी सॉलिड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती है, इस वजह से ट्रांसवर्स वेव आसानी से सॉलिड और सेमी सॉलिड में ट्रेवल कर लेती हैं, लेकिन गैस और लिक्विड में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से नहीं ट्रेवल कर पाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में लिखा है, इन दिस पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करती हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने साउंड वेव का एग्जांपल डिस्कस किया था कि किस तरह से साउंड वेव की वजह से हमें सुनाई देता है। तो साउंड वेव जो है वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। दोबारा देख लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या हो रहा था
कि जो पार्टिकल हैं ये वाइब्रेट कर रहे थे इस तरह से, और वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे को सिंपली पुश कर रहे थे, जिसकी वजह से इनमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था, और इस एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर पा रही थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन ये है, और पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन ये है। दोनों ही एक डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन और पार्टिकल की वाइब्रेट करने की डायरेक्शन सेम है। इस वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कोई खिंचाव नहीं होता। यहाँ पे भी पार्टिकल के बीच में बॉन्ड है, ऑब्वियसली बॉन्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को सिंपली पुश कर रहे हैं, इस वजह से पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड में कोई एलोंगेशन नहीं, कोई खिंचाव नहीं है, इसलिए उन बॉन्ड का टूटने का कोई चांस नहीं होता। और यहाँ पे अगर बॉन्ड वीक भी है तब भी वेव जो है वो आसानी से ट्रेवल कर लेगी। इसी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में आसानी से ट्रेवल कर लेती हैं। अब देख सकते हैं इस पॉइंट में लिखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का अच्छा एग्जाम्पल होता है सीस्मिक पी वेव, यानी अर्थक्वेक में जनरेट होने वाली पी वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, साउंड वेव्स भी एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एनलार्ज फिगर है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करते हुए कई सारे पार्टिकल्स को क्रॉस कर रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्रॉस करते हुए जाएगी, और यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही है। अब जहाँ पे वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, जैसे कि इस रीजन में आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल जो है यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज है, तो जहाँ पे वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे उसे हम कहेंगे कंप्रेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस रीजन में पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है, तो यहाँ पे भी कंप्रेशन है। और जहाँ पे वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल एक दूसरे को पुश करते हुए एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे उसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीजन में पार्टिकल जो है एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, इसलिए ये रेयरफैक्शन कहलाता है। और एक कंप्रेशन से लेकर दूसरा जो एडजेसेंट कंप्रेशन होता है वहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है एक कंप्रेशन से दूसरा जस्ट अगला कंप्रेशन जो होता है एडजेसेंट, वहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। या फिर एक रेयरफैक्शन से लेके जस्ट जो अगला एडजेसेंट रेयरफैक्शन होता है वहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको भी हम कहते हैं वेवलेंथ। चलिए अब उन पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसवर्स वेव को स्टडी करते हैं। तो ऐसे 3 पैरामीटर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जिसकी हेल्प से हम ट्रांसवर्स वेव को स्टडी करते हैं। इन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने एक ट्रांसवर्स वेव का फिगर है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसको समझ लेते हैं। ये जो ट्रांसवर्स वेव के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इसे हम मीन लाइन कहते हैं। मीन लाइन से ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस पे जो ट्रांसवर्स वेव पे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ पे उसी जैसे ये क्रेस्ट है उसी तरह यहाँ पे मीन लाइन से ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस पे ट्रांसवर्स वेव पे ये है हाईएस्ट पॉइंट, तो इसलिए ये दूसरा क्रेस्ट है। उसी तरह यहाँ पे ये तीसरा क्रेस्ट है। मीन लाइन से नीचे की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस पे ट्रांसवर्स वेव पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे मीन लाइन से नीचे की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस पे ट्रांसवर्स वेव पे ये वाला पॉइंट जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, तो ये भी एक ट्रफ है। उसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रफ है। तो हमने समझ लिया है कि क्रेस्ट किसे कहते हैं और ट्रफ किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है।
मीन लाइन से क्रेस्ट तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर मीन लाइन से ट्रफ तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी मीन लाइन से क्रेस्ट तक की या फिर ट्रफ तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। चलिए अब इन पैरामीटर्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड मेंशन है। एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मीन लाइन एंड क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है वेवलेंथ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। दोबारा फिगर पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, यहाँ पे एक दूसरा क्रेस्ट है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इन दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में, यानी कि दो लगातार क्रेस्ट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, या फिर दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव की एक कंप्लीट साइकिल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इसे भी हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये जो ब्लैक लाइन है ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये ऐसे आएगी। अब समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है। मान लेते हैं ट्रांसवर्स वेव यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्स वेव का मीन लाइन पे इनिशियल पॉइंट हो गया, और ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करते हुए ऐसे एक क्रेस्ट बना रही है, फिर ऐसे आते हुए ट्रांसवर्स वेव एक ट्रफ बना रही है और दोबारा मीन लाइन पे आके रुक जा रही है। तो ये मीन लाइन पे ही ट्रांसवर्स वेव का फाइनल पॉइंट हो गया। अब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ट्रांसवर्स वेव ने एक क्रेस्ट बनाया और ट्रफ बनाया, और दोनों ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट मीन लाइन पे है। तो ऐसे में ट्रांसवर्स वेव का जो यहाँ से, इसको ब्लैक कलर से शो कर देते हैं, बेटर है। ऐसे में ट्रांसवर्स वेव का यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव की एक कंप्लीट साइकिल। ये जो आप देख सकते हैं रेड कलर में शोन है, ये पोर्शन, ये वाला ट्रांसवर्स वेव का ये पोर्शन जो है ये ट्रांसवर्स वेव का एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा है it is number of cycles, that is number of wavelength passing by a given point in unit time second। अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें और हम देखें कि ट्रांसवर्स वेव की कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में पास हो रही हैं, तो वो जो संख्या होगी पर सेकेंड उसको ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड होती है और इसी को हम हर्ट्ज कहते हैं। तो यानी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है। यहाँ पे हेडिंग है वेव्स इन अर्थक्वेक। यहाँ पे हम उन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अर्थ में जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक आता है। ऐसी वेव्स जो अर्थ में तब जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक आता है, उन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। सीस्मिक वेव दो टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थ की डेप्थ में ट्रेवल करती हैं, जबकि सरफेस वेव अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव, और सरफेस वेव भी दो टाइप की होती हैं, लव वेव, रेले वेव। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पी और एस वेव के बारे में मेंशन है। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, पी एंड एस वेव ट्रेवल थ्रू द अर्थ। पी और एस वेव जो है वो अर्थ की डेप्थ में ट्रेवल करती हैं, यानी कि अर्थ के मेंटल की तरफ जाती हैं या फिर अर्थ के कोर की तरफ ट्रेवल करती हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, तभी हमें क्लियर होगा कि पी और एस वेव जो है वो कैसे और कहाँ ट्रेवल करती हैं। ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है। क्रस्ट के ऊपर
अर्थ की सरफेस होगी, ये हमारा अर्थ का मेंटल है, क्रस्ट के अंदर की डेप्थ में होगा। जैसे ही हम अर्थ क्रस्ट के थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, उसके नीचे अर्थ क्रस्ट के, तो मेंटल आ जाएगा। ये हमारा आउटर कोर है। मेंटल से और डेप्थ में जाएंगे, मेंटल के नीचे आउटर कोर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा इनर कोर है अर्थ का। आउटर कोर से और डेप्थ में जाएंगे, उसके आउटर कोर के नीचे की तरफ, तो इनर कोर आ जाएगा। अब इन लेयर्स की अगर हम बात करें, तो जो इनर कोर होता है वो हमारा सॉलिड होता है। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट मेंशन है, P waves can travel across the core as the P waves are longitudinal waves। इस वीडियो में हमने longitudinal waves के बारे में जाना था कि वो आसानी से लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर लेती हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में शो किया गया है कि P waves एपिसेंटर से जनरेट हो रही हैं और फिर एपिसेंटर से होते हुए मेंटल में एंटर कर रही हैं और मेंटल से होते हुए अर्थ के आउटर कोर में एंटर कर रही हैं और फिर आउटर कोर से होते हुए अर्थ के इनर कोर में एंटर करते हुए इनर कोर को क्रॉस कर जा रही हैं। क्योंकि पी वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इस वजह से वो अर्थ के कोर से आसानी से क्रॉस हो जा रही हैं। अब यहाँ पे एस वेव्स के बारे में पॉइंट मेंशन्ड है। S waves cannot travel across the core as the outer core is liquid and S waves are transverse waves। हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो केवल सॉलिड और सेमी सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं, वो लिक्विड और गैस में नहीं ट्रेवल कर सकती। अब जो अर्थ का आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, इसको हमने अभी डिस्कस किया था, और S वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव होने की वजह से आउटर कोर में नहीं एंटर कर पाती, वो यहाँ मेंटल में आती हैं एपिसेंटर से और यहीं तक सीमित, आउटर कोर के बाहर ही सीमित रह जाती हैं मेंटल में, वो आउटर कोर के अंदर नहीं पेनिट्रेट कर पाती हैं। इसीलिए जो एस वेव्स हैं वो केवल और केवल मेंटल तक ही सीमित रहती हैं। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रोड है वो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गई है। जब अर्थक्वेक आता है काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी का काफ़ी डैमेज होता है, लाइफ का लॉस होता है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी टाइप की वेव, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव में कौन सी वेव्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका आंसर सरफेस वेव होगा। और सरफेस वेव में देखा जाए कि कौन सी सरफेस वेव किस टाइप की, लव वेव और रेले वेव में कौन सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रक्शन में, तो उसका आंसर रेले वेव होगा। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सरफेस वेव्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सरफेस वेव्स के बारे में पहला पॉइंट मेंशन है, दीज वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस। सरफेस वेव्स जो होती हैं वो खाली अर्थ की सरफेस पे ही ट्रेवल करती हैं, अर्थ की सरफेस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है सरफेस वेव्स के बारे में, दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। अगर हम कंपेयर करें बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव में कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, तो सरफेस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, इस वजह से सरफेस वेव का नेचर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीस्मोग्राफ इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिस्टिंग्विश सरफेस वेव्स। अब ये नाम याद रखिएगा इस डिवाइस का, सीस्मोग्राफ।
इसकी हेल्प से हम सरफेस वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सरफेस वेव बताया गया है कि सरफेस वेव्स कितनी टाइप की होती हैं। सरफेस वेव दो टाइप की होती हैं, लव वेव और रेले वेव। अब इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। लव वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मेंशन है, इट प्रोड्यूसेस एंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशन। लव वेव सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोड्यूस करती हैं अर्थ के सरफेस पे। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट मेंशन है, इट्स एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट एट द सरफेस एंड डिमिनिशेस विथ ग्रेटर डेप्थ। लव वेव हम जानते हैं सरफेस वेव होती है, इस वजह से इसका इफेक्ट सरफेस पे अर्थ के मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है और एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने पे इसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये लव वेव की वजह से हुए डिस्ट्रक्शन का फिगर है। यहाँ पे एक रोड है, आप देख सकते हैं। ये जब लव वेव यहाँ से क्रॉस करी है तो ये जो रोड का हिस्सा है ये इस साइड में इस तरफ हॉरिजॉन्टली मूव हो गया है, और ये वाला हिस्सा जो है वो इस तरफ हॉरिजॉन्टली मूव हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस वजह से ये जो रोड है डैमेज हो गई है, लव वेव की वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेले वेव। रेले वेव के बारे में पहला पॉइंट मेंशन है, इट रोल्स अलोंग द ग्राउंड विद ए कॉम्प्लेक्स मोशन मूविंग द ग्राउंड अप एंड डाउन एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलोंग विद देम। रेले वेव में कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन होता है ग्राउंड का। इसको समझते हैं हम फिगर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ये रेले वेव की वजह से हुए डिस्ट्रक्शन का फिगर है। यहाँ पे जो अर्थ की सरफेस है वो अप डाउन मोशन भी हुआ है उसमें, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी हुआ है लेफ्ट राइट इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मोशन हुआ है अर्थ के सरफेस पे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कोई रोड है मान लिए तो वो इस तरह से यहाँ डैमेज हो गई है रेले वेव की वजह से। अब अगला पॉइंट मेंशन है यहाँ, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद डेप्थ। तो जैसा कि रेले वेव भी सरफेस वेव होती हैं, वो सरफेस पे ही इसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाने पर इसका इफेक्ट जो है रेले वेव का खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द शेकिंग फेल्ट इन अर्थक्वेक इज ड्यू टू रेले वेव। जो ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही मचती है अर्थ की सरफेस पे, वो रेले वेव की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर कंपेयर किया जाए कि लव वेव और रेले वेव में कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रेले वेव ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्शन के लिए। इनकी वजह से ज़्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट है वाटर वेव्स। यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन है वाटर वेव्स के बारे में, दीज वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। वाटर वेव में कुछ फीचर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के होते हैं और कुछ फीचर ट्रांसवर्स वेव के होते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है ये कॉम्बिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन है, दीज वेव्स ट्रेवल अक्रॉस द वाटर एज वेल एज वाइब्रेट्स ऑन सरफेस। वाटर वेव जो है वाटर की सरफेस के ऊपर भी ट्रेवल करती हैं, यानी वाटर की ऊपरी सतह पे भी ट्रेवल करती हैं, और साथ ही साथ वाटर का जो अंदर का मास होता है, जो नीचे का ऊपरी सतह से नीचे का जो वाटर मास होता है उस पर भी ट्रेवल करती हैं। अब यहाँ पे एक फिगर है, फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर वेव्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर वेव्स में जो पार्टिकल का मोशन, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर की कुछ थोड़ी सी डेप्थ में है नीचे वाटर के, तो यहाँ पे एक टाइम इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद
यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी पार्टिकल्स हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन इसलिए है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहे हैं यानी लेफ्ट राइट मोशन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये अप डाउन मोशन भी कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन भी कर रहे हैं। इसीलिए इस मोशन को कॉम्प्लेक्स मोशन कहा गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वाटर की डेप्थ में जाएंगे यानी ऊपरी सतह से नीचे जाएंगे वाटर में, वैसे वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स मोशन का एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी है, वो डिक्रीज होगी। ऊपर वाला जो आपने देखा सर्कल वो थोड़ा सा बड़ा है बना हुआ, फिर उसके बाद ये छोटा सर्कल है यानी कि एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सर्कल और छोटा है यानी एम्पलीट्यूड और डेप्थ में और डिक्रीज हो गया है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बराबरी का या बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये छोटा होगा। एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आके पार्टिकल के कॉम्प्लेक्स मोशन का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और वहीं पे फिर वाटर वेव भी जो है एंड हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएम वेव्स के बारे में। पहला पॉइंट मेंशन है, दीज आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से ईएम वेव जनरेट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, in this electric and magnetic field are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the direction of EM waves। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और साथ ही साथ जो EM वेव की डायरेक्शन होती है ट्रेवल करने की वो इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर से कर्व शोन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है और ये जो कर्व है ये एग्जैक्ट प्लेन में है यानी कि एग्जैक्ट प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है। ये जो येलो कलर से शोन है ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो कर्व है ये एक्स वाई प्लेन में है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। अब दोनों एक्जेड और एक्स वाई प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर हम बात करें ईएम वेव की डायरेक्शन की तो ईएम वेव की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही के परपेंडिकुलर होंगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन होगी ईएम वेव की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं ईएम वेव के। हम देखेंगे ईएम वेव कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो विजिबल लाइट है एक टाइप ईएम वेव का, फिर रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट वेव है, एक्सरे है, गामा रे है। तो ये टाइप्स हैं ईएम वेव के। इन सभी ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होंगी जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए स्टडी आवर्स पे। थैंक यू।